पूरे देश की मीडिया की सुर्खियों में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित की गई अग्निपथ योजना के विरोध में जल रही ट्रेनों की लपटें और धुएं के गुबार चल रहे थे। इसी बीच अचानक से महाराष्ट्र में ऐसा सियासी भूकंप आया कि महाराष्ट्र सरकार की कुर्सी तक हिल गई। मीडिया ने इसे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया। आज हम जानेंगे कि आखिर ये ऑपरेशन लोटस है क्या और कौन है इस ऑपरेशन के मुख्य किरदार। पूरे एपिसोड को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। मेरा नाम है नवीन, आप देख रहे हैं CNTV इंडिया यूट्यूब चैनल। ऑपरेशन लोटस आधिकारिक या वैधानिक अभियान नहीं है, बल्कि यह भारतीय मीडिया के द्वारा गढ़ी गई एक कोरी कल्पना है और यह कल्पना संबंधित है महाराष्ट्र सरकार के सियासी घमासान से। आपको पता है कि भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल अर्थात लोटस है, और अब जबकि महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया हुआ है तो इस भूचाल के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के आसार सबसे ज़्यादा हैं। सीधी सी बात यह है कि ऐसी स्थितियों में भाजपा सरकार बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। अगर आप ऑपरेशन लोटस या महाराष्ट्र के राजनीतिक उथल पुथल पर गंभीरता से नजर डालें तो आपको इसके प्रमुख किरदारों में से एक किरदार भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी, और आप ये प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे कि किस तरह इस पूरे उथल पुथल में भारतीय जनता पार्टी एक कोच की भूमिका में है। जिस प्रकार बागी विधायक महाराष्ट्र से सीधे सूरत पहुंचते हैं और वहां से उन्हें आगे एयरलिफ्ट किया जाता है, और जिस तरह से उनके विगत दिवस में भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य व्यवहार सामने आते हैं, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पूरे सियासी नाटक में भारतीय जनता पार्टी एक कोच की तरह प्रमुख भूमिका निभा रही है। इस प्रकार ऑपरेशन लोटस में पहला किरदार है भारतीय जनता पार्टी। कोच की भूमिका में भले ही भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन मोहरा और गोटी के तौर पर एकनाथ शिंदे आगे आगे चल रहे हैं। बता दें कि एकनाथ शिंदे ही बागी विधायक है जो महाराष्ट्र से सूरत गए और अब अपने साथ लगभग 40 विधायक होने का दावा करते हुए सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे सहित अन्य विधायकों को धन, बल और विभिन्न जांच एजेंसियों का डर दिखाकर उन्हें जबरन अपनी तरफ कर लिया है। आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी प्रमाणिकता हम नहीं करते, लेकिन ये स्पष्ट है कि एकनाथ शिंदे इस पूरे खेल में मोहरा बने हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है एकनाथ शिंदे। शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ था। वे महाराष्ट्र के सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी कर्मभूमि ठाणे रही है। शुरुआत में शिंदे ठाणे में ऑटो चलाते थे। शिवसेना के ताकतवर नेता आनंद दीघे से प्रभावित होकर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। दीघे ही शिंदे के राजनीतिक गुरु भी थे। शिंदे पहले शिवसेना के शाखा प्रमुख और फिर ठाणे म्यूनिसिपल के कॉरपोरेटर चुने गए। बेटा और बेटी की मौत के बाद जब शिंदे ने राजनीति छोड़ने का फैसला किया तो दीघे ही उन्हें वापस लाए थे। आनंद दीघे का महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बड़ा कद था कि बाला साहेब ठाकरे को भी लगने लगा था कि कहीं वे पार्टी के बड़े नेता न बन जाए। ठाणे में तो दीघे के सामने किसी राजनीतिक हस्ती की कोई बिसात ही नहीं थी। आपको पता है कि वर्तमान में महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार कार्यरत है, तो इस पूरे फसाद में तीसरा सबसे अहम किरदार शिवसेना है। बात अगर मीडिया के हवाले से बाहर आने वाले बयानों की करें तो एकनाथ शिंदे की मांग है कि शिवसेना NCP के साथ अपना गठबंधन तोड़कर बाहर आ जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, जबकि शिवसेना किसी भी सूरत में यह मानने के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने यहां तक कह दिया है कि सूरत आए हुए सभी विधायक लौटकर तो मुंबई ही आएंगे और उनका मुंबई में चलना और घूमना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार इस पूरे राजनीतिक खेल में तीसरा अहम किरदार शिवसेना है, और इन तीनों की आपस में क्रिया प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र सरकार अस्थिर नजर आ रही है। इस ड्रामे के दो पहलू हैं। पहला ये कि सरकार कौन बनाएगा। अब तक की स्थिति यह है कि शिवसेना में फूट पड़ चुकी है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेतृत्व उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें 37 बागी विधायकों का जादुई आंकड़ा हासिल हो जाए। अगर शिंदे गुट को शिवसेना के विधायकों का 2/3 समर्थन मिल जाता है तो शिंदे कानूनी रूप से यह दावा कर सकते हैं कि उद्धव ठाकरे नहीं, वे हैं विधानसभा में शिवसेना के नेता। इसके बाद शिंदे की लीडरशिप में आधिकारिक शिवसेना समूह के साथ भाजपा के सरकार बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। उनके साथ निर्दलीय और छोटी पार्टियां भी नजर आएंगी, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि 20 ऐसे विधायकों ने हाल में हुए MLC चुनावों में भाजपा उम्मीदवार को वोट किया था। दूसरी संभावना यह भी है कि अगर शिंदे नंबर जुटाने में असफल रहते हैं तो सवाल यह है कि क्या कुछ समय के लिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और क्या जब भाजपा और शिंदे सेना सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच जाएगी तो असेंबली रिज्यूम्ड होगी या नहीं।
एक परिस्थिति ये भी बन सकती है कि सियासी समीकरण बदले और उद्धव ठाकरे अपनी और पार्टी की इमेज को बचाने के लिए बीजेपी सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए। वे ये शर्त रख सकते हैं कि बीजेपी सरकार बनाए लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस नहीं होंगे, क्योंकि फडणवीस उद्धव पर लगातार हमले करते रहते हैं। इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने बागियों के सामने पेशकश की है कि अगर वे मुंबई लौट आते हैं तो सेना एमवीए गठबंधन को तोड़ने के बारे में सोच सकती है, क्योंकि बागियों की मांग है कि शिवसेना को भाजपा के साथ सरकार बनानी चाहिए। एकनाथ शिंदे बड़े नेता हैं। 2019 में जब एमवीए में सीएम के नाम पर कंसल्टेशन चल रही थी तो उनके नाम पर भी चर्चा हुई थी। हालांकि बाद में शरद पवार ने उद्धव के नाम पर जोर दिया। फिलहाल भाजपा शिंदे और उनके गुट को अपने साथ खींचना चाहेगी। वह नहीं चाहेगी कि 37 विधायकों का समूह ऐसे ही चुनौती देता रहे। इस ड्रामे की दूसरी पिक्चर थोड़ी बड़ी है। भाजपा न केवल महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बारे में सोच रही है, बल्कि उसकी मंशा शिवसेना को तगड़ा झटका देने की है, जिससे वे आगे फिर कभी चुनौती देने की स्थिति में ना पहुंच सके। आज आलम यह है कि राज्य में भाजपा का जनाधार बढ़ा है और शिवसेना का प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि शिवसेना के पास विकल्प क्या है। साफ है कि उद्धव ठाकरे पार्टी के भीतर असहमति और असंतोष की आवाज को भांपने में फेल रहे। हो सकता है कि इसकी वजह उनका कुछ समय अस्वस्थ रहना भी हो, लेकिन बड़ा कारण उनके अपने ही विधायकों और मंत्रियों की पहुंच से दूर होना बताया जा रहा है। बागी विधायकों को वापस लाने के लिए सीएम का आधिकारिक आवाज छोड़ना और भावुक स्पीच देना उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने सीएम पद छोड़ने वाली जो बात कही वह एक तरह से नैतिकता दिखा रहे थे। ठाकरे ने बुधवार को कहा था कि अगर बागी विधायक यह कहते हैं कि वे उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो वे अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि अगर शिव सैनिकों को लगता है कि वे पार्टी का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है तो वे शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष पद को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस संवाद से उद्धव पार्टी काडर से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सालों से शिव सैनिक ठाकरे परिवार के वफादार रहे हैं। वे हर चुनाव में शिवसेना को वोट देते आ रहे हैं, क्योंकि वे खुद को एक सैनिक मानते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट गहराया है, उसमें पुलिस इंटेलिजेंस की विफलता से इनकार नहीं किया जा सकता। यह विभाग राज्य के गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसके मुखिया एनसीपी के दिलीप पाटिल वलसे हैं। इस मामले में वलसे के साथ साथ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। बड़ा सवाल यही है कि ऐसा कैसे हुआ कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे एक साथ 36 विधायकों को अपने साथ मुंबई से सूरत ले गए और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। अगर उद्धव को समय रहते इसका पता चल गया होता तो वे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तरह बाड़ेबंदी करके अपनी सत्ता सुरक्षित करने की जोर जुगत कर सकते थे। हालांकि एक पार्टी और भी है जिसे शिवसेना के अलावा तगड़ा झटका लगा है, वह है कांग्रेस। शिवसेना के साथ जाने का फैसला कैसा भी रहा हो, आज महाराष्ट्र ही ऐसा एक बड़ा राज्य है जहां सत्ता में कांग्रेस शामिल है। अगर एमवीए सरकार गिरती है तो कांग्रेस फाइनेंशियल पावर हाउस कहे जाने वाले राज्य से एग्जीक्यूटिव कंट्रोल खो देगी। भले ही एमवीए में वह जूनियर पार्टनर हो, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र की सियासत में हुए इस उथल पुथल को आप कुछ हद तक शायद समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।